हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 सवाल को कक्षा 10 के जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को थंबनेल से पता ही है क्या 3 सवाल का हम लोग जिक्र करेंगे, जिसमें कि सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे सुश्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, किस प्रकार से है। ये सवाल जो है बिहार बोर्ड में अभी तक कम से कम 5 से अधिक बार पूछा जा चुका है। और दूसरा पर हम लोग संक्षारण के बात करेंगे और तीसरे पर विकृत गंधिता के बारे में बात करेंगे। और फिर अगले लेक्चर में हम फिर अगले प्रश्न पर बात करेंगे। यह जो आप लोगों को सीरीज़ दिया जाएगा, इसमें से आप लोगों को पूरी किताब का सीरीज में आप लोगों को प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। सबसे पहले यही जानना है हम लोगों को, और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग आंसर लिखना है इस प्रकार से। कई बार आप लोग सुनते होंगे क्या हम पूरा लिख के आए, हमें पूरा नंबर नहीं मिला, क्योंकि यही कारण रहता है, क्योंकि जो पूछा जाता है आप तो वो लिखते नहीं हैं, तो कोई और चीज़ लिख देते हैं। इसलिए आप लोगों को सटीक उत्तर देने के लिए हम इस प्रकार का लेकर आ रहे हैं सीरीज, जिससे आप लोग सटीक उत्तर दें। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप लोग सटीक बात लिखें। तो सटीक बात लिखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारा सवाल है फर्स्ट, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। सबसे पहली बात हम आप लोग लिखना है, क्या हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह बात सभी को पता होगा, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। देखिए, आप लोगों को जो लिखना है वो अपनी भाषा में लिखना है, ना कि किताबी भाषा। इसलिए आप लोगों को सिंपल साथ में समझाते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका अगर आप लोग आंसर देना है तो इस प्रकार से लिखिएगा, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय, जब हमारा भोजन जो पाचन क्रिया करता है, उस समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या इसमें बता रहा है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यह बता रहा है, क्या हम सभी जानते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं, और हमें भोजन हम सभी भोजन करते हैं, और भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और पाचन क्रिया जो हम लोगों का होता है, पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ हमारा टुकड़ों में बढ़ जाता है। जैसे हम लोग भोजन जो करते हैं उसमें से आलू तथा ब्रेड इत्यादि चीज को खाते हैं, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, और कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो आप लोगों को यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। जो यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये 2 नंबर में आप लोगों को पूछा जाएगा, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। तो उसमें आप लोगों को ये जो आप लोग समीकरण है, इसे आप लोगों को जरूर लिखना है, जो दिया हुआ है यहाँ C6H12O6 + 6O2 + 6CO2। ये जो है C6H12O6 ये आप लोगों का ग्लूकोज का सूत्र है, और 6O2 मिलकर आप लोगों का क्या बनता है, 6CO2 6H2O, और ऊर्जा बनता है। तो कई बार एग्जाम में ये जो ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों के सामने है, ग्लूकोज का सूत्र ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग ग्लूकोज का सूत्र ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद कर लें, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाने को दिक्कत ना हो। तो हमारा एक सवाल कंप्लीट होता है, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। तो इसका इस प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करें। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का संक्षारण। संक्षारण से भी कई बार पूछा जाता है, कई बार तो इसे 2 नंबर में पूछा जाता है, और कई बार क्या करता है 5 नंबर में देके, एक 5 में 2-3 क्वेश्चन देता है 5 नंबर में, उसमें एक संक्षारण दे देता है, कहता है संक्षारण क्या है इसे समझाएं। तो संक्षारण के बात करें कि तो बात करें तो इसमें आप लोग जो घर में जो देखते हैं, लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है। सही बात है, जब लोहे की वस्तु किसी चीज़ को लाते हैं तो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः
प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो आप लोग घर में जब किसी चीज़ को लाते हैं तो उस पर कुछ समय पश्चात लालिमा युक्त भूरे रंग की परत पर चढ़ जाती है और प्रायः इस प्रक्रिया को या आमतौर पर हम लोग इसे घर में क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी एवं तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंगों पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। तो आप लोग इससे क्या समझे? क्या संक्षारण हम लोग उसे कहेंगे, आप लोगों को यहाँ से लिखना है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इससे पहले आप लोगों को एक पैराग्राफ पे लिखना है कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण कहते हैं। जब अम्ल आर्द्रता के संपर्क में कोई चमकीली धातु आती है तो उसमें जो संक्षारित होता है वह धातु से हम लोग संक्षारण कहते हैं। और चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन रहा है कि चांदी के ऊपर काली परत किसका उदाहरण है और तांबे के ऊपर हरी परत किसका उदाहरण है? तो ये दोनों ही आप लोगों का संक्षारण का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संक्षारण किसे कहते हैं। अगर आप लोग यहाँ समझ लेते हैं तो अच्छी प्रकार से लिख भी लेंगे। और संक्षारण के कारण ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। लोहे की संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खत्म होता है। और हम लोगों का अंतिम जो सवाल था उसमें विकृत गंधिता की बात करें तो विकृत गंधिता वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका वसायुक्त जो हमारा होता है वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? वसायुक्त और विकृत गंधिता का अर्थ बात करें तो वहाँ वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? तो इसमें जो गंध होती है वो विकृत गंधिता के कारण होता है। तो विकृत गंधिता हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग विकृत गंधिता के बारे में अच्छी प्रकार से कंप्लीट करते हैं। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाता। उपचयित होने पर तेल वसा क्या हो जाता है? विकृत गंधी हो जाता है तथा उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री से उपचयन की गई धीमी हो जाती है क्या? और इसके बाद यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, क्या वसायुक्त या तेलीय पदार्थ विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो लिखना है, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं और उनके स्वाद तथा गंध बदल जाता है। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री उपचयन की गति धीमा हो जाती है। और यहाँ से एक सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, क्या खाद्य पदार्थ की सामग्रियों को विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो में लिखना होगा हम लोगों को, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है या उपचयन की गति धीमा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उपचयन की गति अगर धीमा नहीं होगी तो ये तेलीय वसायुक्त पदार्थ ये उपचयित हो जाएगा, जो विकृत गंधिता हो जाएगा, उससे दुर्गंध आने लगेगी जिससे हम लोगों को वह खाना उपयोग में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है हम लोगों का, चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो एक ऑब्जेक्टिव हम लोगों का है, जो चिप्स आता है हम लोग बाजार में उसमें ऑक्सीजन गैस को निकाल कर आप लोगों को नाइट्रोजन भर दिया जाता है ताकि चिप्स जो हम लोग खाने के लिए बाजार में रहता है उसका उपचयन ना हो सके। तो इस प्रकार से हम लोग 3 सवाल को आज कंप्लीट किए और 3 टॉपिक भी हम लोग आज कंप्लीट होता है, विकृत गंधिता और उष्मा शोषण, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, संक्षारण। और इस प्रकार से आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।